आज हवेली के पिछले हिस्से में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। यह खामोशी वैसी नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि यह उस खींच की तरह थी जो बंद कमरे में उमस के साथ बढ़ती है। बाहर दलान में बड़ी अम्मी रजीना बेगम अपनी दोपहर की नींद ले रही थी और अंदर इनाया के सामने मेज़ पर गणित की किताब एक खुले हुए जख्म की तरह पड़ी थी। उसके प्री बोर्ड सिर पर थे और हवेली के उसूलों के मुताबिक जब तक इम्तहान ख़त्म नहीं होते तब तक वो मोबाइल नहीं चलाएगी, इसलिए वाईफाई का पासवर्ड हर रोज़ बदल दिया जाता था। इनाया ने पेन को चिढ़कर मेज़ पर पटका। उसकी उम्र अभी महज 16.5 साल थी और इस उम्र में पढ़ाई से ज़्यादा दिलचस्पी उसे इस बात में थी कि सहेलियों ने इंस्टाग्राम पर क्या मैसेज किया है। उसने फ़ोन उठाया, पर नेट न होने की वजह से इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज फ्लैश ही नहीं हो रहा था। वह बहुत बेचैन हो गई, क्योंकि उसकी सहेली अनीशा ने उसे कहा था कि वो कल एक नई रील अपलोड करेगी और वो उसे देखे। उसकी अंदर उत्सुकता बहुत बढ़ती जा रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि कैसे भी करके उसे वाईफाई का पासवर्ड मिल जाए, और उसे पता था कि नया पासवर्ड सिर्फ एक ही शख्स के पास है, और वो है जैद। जैद जो इस घर का सबसे बड़ा बेटा था और जिसका आर्किटेक्चर स्टूडियो हवेली के ही एक बड़े से कमरे में बना हुआ था। जैद का नाम सुनते ही हवेली के नौकरों से लेकर इनाया की सहेलियों तक सबकी आवाज़ धीमी हो जाती थी। 22 साल का वह संजीदा, उसूलों का पक्का और बाहर से पत्थर सा सख्त दिखने वाला इंसान आर्किटेक्चर का काम करता था। उसकी दुनिया सीमेंट, ईंटों, नक्शों और नीली स्याही के इर्द गिर्द घूमती थी। इनाया ने दबे पांव अपने कमरे से बाहर कदम रखा। उसे पता था कि जैद इस वक्त अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर होगा। यह बिल्कुल सही मौका था उसके स्टूडियो में घुसकर वो पीली स्टिकी नोट ढूंढने का, जिस पर जैद अक्सर रफ पासवर्ड लिखकर मॉनिटर के कोने पर चिपका देता था। स्टूडियो का दरवाज़ा बिना आवाज़ किए खुला। अंदर घुसते ही जैद के तेज़ लेकिन मध्यम कॉलोन की महक इनाया को महसूस हुई। यह कमरा जैद की शख्सियत की तरह ही बेहद सलीके से सजा था। बीच में एक बड़ी सी ड्राफ्टिंग टेबल थी, जिस पर किसी हवेली का आधा बना हुआ ब्लूप्रिंट फैला था। इनाया की नज़रें सीधा मॉनिटर की तरफ गईं। वह टेबल के पास पहुंची और मॉनिटर के पीछे झांकने लगी। पासवर्ड की पर्ची वहाँ नहीं थी। उसकी झुंझलाहट बढ़ने लगी। उसने टेबल पर रखी कुछ फाइलों को खिसकाया। इसी जल्दबाजी में उसकी कोनी टेबल के किनारे पर रखी नीली स्याही की एक छोटी सी कांच की बोतल से टकरा गई। छपाक! स्याही की बोतल गिरी नहीं, लेकिन उसका ढक्कन ढीला होने की वजह से स्याही की कुछ गहरी नीली बूंदें सीधे उस पारदर्शी ड्राफ्टिंग सीट पर जा गिरीं, जिस पर जैद ने हफ्तों की मेहनत से एक गुम्मद का बारीक नक्शा बनाया था। इनाया की सांसें हलक में अटक गईं। उसका दिल पसलियों से इतनी ज़ोर से टकराने लगा कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी। उसने घबराहट में अपने दुपट्टे से उस स्याही को पोंछने की कोशिश की, लेकिन नीले रंग ने उस बारीक नक्शे को और भी गंदा कर दिया। तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? दरवाजे की चौखट से आई उस भारी, सर्द और गहरी आवाज़ ने इनाया के पैरों तले ज़मीन खींच ली। वह झटके से पलटी। जैद दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपनी सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ रखी थीं और उसके बालों में साइड की हल्की सी धूल थी। उसकी गहरी काली आंखें इनाया के कांपते हुए हाथों और फिर उस खराब हो चुके नक्शे पर जाकर टिक गईं। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया था। इनाया को लगा जैसे किसी ने कमरे की सारी ऑक्सीजन सोख ली हो। जैद ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। क्लिक की आवाज़ इनाया के दिमाग पर हथौड़े की तरह लगी। वह बिना कुछ कहे धीमे लेकिन भारी कदमों से इनाया की तरफ बढ़ने लगा। जैद, जैद भाई, वो मैं बस। इनाया की आवाज़ किसी डरे हुए परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। वह पीछे खिसकने लगी, लेकिन पीछे सिर्फ एक दीवार थी। जैद उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उनके बीच अब बामुश्किल कुछ इंच का फासला था। वह डरकर नीचे झुक गई, इसलिए उसे इनाया की आंखों में देखने के लिए थोड़ा झुकना पड़ा। जैद की सांसों की गर्माहट और उसके जिस्म से आती महंगे परफ्यूम और सिगरेट की हल्की सी महक ने इनाया के होश सुन्न कर दिए। जैद ने अपना एक हाथ इनाया के चेहरे के बिल्कुल पास दीवार पर टिका दिया, जिससे वह पूरी तरह उसके घेरे में आ गई। उसका दूसरा हाथ उठा और उसने इनाया की उस कलाई को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया, जिससे वह स्याही वाला दुपट्टा पकड़े हुए थी। जैद की पकड़ में सख्ती नहीं थी, लेकिन एक ऐसा अधिकार था
जिसने इनाया के रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने तुमसे कुछ पूछा है इनाया। जैद की आवाज़ अब चीखने वाली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोश फुसफुसाहट थी जो और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। यहाँ क्या कर रही थी तुम? वो वाईफाई, मुझे वाईफाई का पासवर्ड चाहिए था, इनाया ने नज़रें झुकाते हुए कहा। उसकी नज़र जैद की शर्ट के खुले हुए ऊपरी बटन पर टिक गई, जहाँ से उसकी चौड़ी छाती हल्की सी नज़र आ रही थी। इनाया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे माफ़ कर दीजिए जैद भाई, वो नक्शा गलती से। जैद के जबड़े अचानक सख्त हो गए। उसने इनाया की कलाई को हल्का सा अपनी तरफ खींचा, जिससे इनाया का माथा लगभग जैद के सीने से जा लगा। आंखें खोलो, जैद ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा। तो इनाया ने कांपती हुई पलकें उठाईं। जैद की आंखों में उस वक्त गुस्सा नहीं था, बल्कि कैसा गहरा सुलगता हुआ जुनून था, जिसे इनाया अपनी नासमझी में पढ़ने में नाकाम थी। ये जो लफ्ज़ है ना भाई, जैद अपनी आवाज़ को बेहद सर्द रखते हुए बोला, इसे अपनी ज़ुबान से निकाल दो। बचपन में बड़ों ने जो निकाह तय किया था वह खेल नहीं था। तुम मेरी हो, मेरी मंगेतर, और कुछ ही दिनों में तुम मेरी बीवी बन जाओगी। इनाया के गालों में जैसे कोई कांटा सा चुभ गया। उसने कभी जैद को इतने करीब से इस अंदाज में बात करते नहीं देखा था। पर मेरी आदत, तो आदत बदल लो इनाया, जैद ने उसके चेहरे के और करीब आते हुए कहा, क्योंकि जब मेरी बर्दाश्त ख़त्म होगी और मैं तुम्हें तुम्हारा असली मुकाम समझाऊंगा, तब तुम मेरी इस नज़दीकी को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, और उस दिन ये दीवार भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। जैद ने उसकी कलाई छोड़ी और एकदम पीछे हट गया। उसने अपनी मेज़ से एक डायरी उठाई, उसमें से एक पीला कागज़ फाड़ा और उस पर कुछ लिखकर इनाया की तरफ बढ़ा दिया। ये रहा पासवर्ड, अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें सज़ा देने का कोई और तरीका ढूंढ लूँ। इनाया ने कांपते हाथों से वह पर्ची ली और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद जैद ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। वह खराब हुआ नक्शा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मायने रखती थी तो वह खुशबू जो इनाया उस कमरे की हवा में छोड़ गई थी। जैद जानता था कि यह तो बस शुरुआत है, और अपनी इस नादान मंगेतर को उसके हक और मोहब्बत से वाकिफ़ कराना अब उसकी सबसे बड़ी जिद बन चुकी थी। इनाया उस भारी दरवाजे को खोलकर ऐसे बाहर भागी थी जैसे पीछे कोई खूंखार शिकारी पड़ा हो। उसकी मुट्ठी में वह पर्ची कसकर दबी थी जिस पर जैद ने वाईफाई का पासवर्ड लिखा था। वह सीधे अपने कमरे में घुसी और दरवाज़ा अंदर से बंद करके वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उंगलियों में अभी भी जैद की सख्त पकड़ की सिरहन बाकी थी। उसने कांपते हाथों से अपनी मुट्ठी खोली। नीली स्याही के कुछ धब्बे उसकी उंगलियों से होते हुए उस पीली पर्ची पर भी लग गए थे। उस कागज़ पर लिखे टेढ़े मेढ़े अक्षरों को देखते हुए इनाया के कानों में जैद की वह सर्द फुसफुसाती हुई आवाज़ बार बार गूंजने लगी। बचपन में बड़ों ने जो निकाह तय किया था वह कोई खेल नहीं था। तुम मेरी हो, मेरी मंगेतर, और फिर कुछ दिनों में मेरी बीबी बन जाओगी। बीबी? इनाया ने आईने में खुद को देखा। उसके गाल अभी भी किसी सुलगते हुए कोयले की तरह लाल थे। आज तक जिस शख्स से वह नजरें मिलाने में कतराती थी, जिसे दूर से ही देखकर हवेली का रास्ता बदल लेती थी, आज उस शख्स ने महज कुछ इंच के फासले से उसे वह हकीकत याद दिला दी थी जिसे वह अब तक एक मजाक समझती आई थी। इनाया जैद की मां रजीना बेगम की सहेली की बेटी थी। जब इनाया 8 साल की थी तब उसकी मां एक रात खून से लथपथ हालत में इनाया को लेकर रजीना बेगम के पास आई थी। वह बुरी तरह हाँफ रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब रजीना बेगम और उनके पति शहबाज ने पूछा था कि तुम्हारी ये हालत किसने की है, तो वह सिर्फ इतना बोल पाई थी कि मेरे पति ने, और वो इनाया को भी मार डालना चाहता है। मेरी इनाया को बचा लो, इसे अपने बेटे जैद के लिए अपना लो, वह आखिरी सांस भरते हुए कह रही थी। तो रजीना बेगम और शहबाज जी मना नहीं कर पाए थे, और उनके अंतिम पलों में इनाया का हाथ उनके सामने ही जैद के हाथ में दे दिया था। उस वक्त जैद मात्र 14 साल का था और इनाया की मां ने उसी पल दम तोड़ दिया था। रजीना बेगम और शहबाज जी ने इनाया को अपनी बेटी की तरह पाला, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और हर बीतते समय के साथ इनाया की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी और मासूमियत भी। उसे देखने के लिए मोहल्ले के लड़के शहबाज जी के घर के चक्कर काटते रहते थे। ये बात जैद को नागवार थी।
इसलिए वो हमेशा इनाया पर तरह तरह की पाबंदियां लगाता रहता था, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसके सिवा इनाया पर किसी और की नज़र पड़े। क्योंकि जब इनाया का रिश्ता उसके साथ तय हुआ था तो वो इतना समझदार था कि वो शादी और रिश्ते के बारे में अच्छे से समझता था, और उसे पता था कि उसका भविष्य सिर्फ इनाया के साथ होगा। इसलिए उसने कभी भी न स्कूल, न कॉलेज, यहाँ तक कि जब वो लंदन पढ़ाई करने गया तब भी उसने किसी भी लड़की को उस नज़र से नहीं देखा, और ना ही किसी लड़की को ये मौका दिया था। उसने अपने जज्बातों को अपने अंदर सिर्फ इनाया के लिए दबा रखा था, लेकिन इनाया उससे नज़रें मिलाने और उसके सामने आने से भी डरती थी। और अगर कभी घर वाले या जैद बचपन में तय किए रिश्ते की बात करते थे तो वो उसे मजाक समझती थी। लेकिन आज जैद ने उसे जिस हकीकत से रूबरू कराया था, उसने उसकी जान ही निकाल दी थी। दोपहर की वह दम घोंटू खामोशी शाम ढलते ढलते हवेली की चहल पहल में तब्दील हो गई। आज रजीना बेगम ने हवेली में एक पारिवारिक दावत रखी थी। उनके कुछ करीबी रिश्तेदार, खाला फूफी और उनके बच्चे आंगन में जमा हो रहे थे। इनाया ने खुद को सामान्य दिखाने की बहुत कोशिश की। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा और एक गहरा काले रंग का कश्मीरी सूट पहना जिस पर बारीक सुनहरी कढ़ाई थी। जब वह तैयार होकर आंगन में आई तो उसकी नज़रें अनजाने में ही जैद को ढूंढ रही थीं, लेकिन जैद कहीं नज़र नहीं आया। तो इनाया ने राहत की एक लंबी सांस ली। माहौल को हल्का करने और सुबह की उस अजीब सी घबराहट को भुलाने के लिए इनाया जैद के दूर के एक कजिन रेहान के साथ जाकर खड़ी हो गई। रेहान अपनी उम्र के लड़कों की तरह चुलबुला और बातूनी था। वह इनाया को अपने कॉलेज के कुछ मज़ेदार किस्से सुनाने लगा। बातों ही बातों में रेहान ने कोई ऐसा मजाक किया कि इनाया अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी नज़रें झुक गईं और हंसी रोकते हुए उसने रेहान के कंधे पर हल्का सा हाथ मार दिया। ठीक उसी पल हवेली के मुख्य द्वार से जैद अंदर दाखिल हुआ। उसने काले रंग की ट्राउजर और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी जिसकी आस्तीनें हमेशा की तरह मुड़ी हुई थीं। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आंगन के उस कोने में पड़ी जहाँ इनाया रेहान से हंस हंस कर बातें कर रही थी, जैद के कदमों की रफ्तार अचानक धीमी हो गई। उसकी गहरी सुलगती हुई आंखों में एक पल के लिए ऐसा सैलाब उठा जिसने हवेली के शोर शराबे को उसके लिए बिल्कुल सुन्न कर दिया। उसके जबड़े इतने सख्त हो गए कि चेहरे की नसें तन गईं। वह अपनी इनाया को जानता था, नादान, बेवकूफ़ और नासमझ, लेकिन किसी और मर्द के साथ उसकी यह मजाक, यह खिलखिलाहट जैद के खून में तेजाब घोल रही थी। बिना किसी से कुछ कहे जैद सीधे उसी कोने की तरफ बढ़ा। उसके भारी कदमों की आहट और उसके चेहरे की वो खौफनाक संजीदगी देखकर रेहान की हंसी बीच में ही रुक गई। जैद भाई, अस्सलाम वालेकुम, रेहान ने घबराकर कहा। जैद ने रेहान की तरफ देखा तक नहीं। उसकी पूरी तवज्जो सिर्फ इनाया पर थी जिसके चेहरे का रंग जैद को देखते ही सफ़ेद पड़ चुका था। इनाया, जैद की आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी थी। ऊपर छत पर चलो, अम्मी ने मेहमानों के लिए कुछ कुर्सियाँ मंगवाई हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नौकरों को भेज देती हूँ ना। इनाया ने नज़रें चुराते हुए बहाना बनाने की कोशिश की। मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं। जैद का लहजा 1 डिग्री और सर्द हो गया। इनाया के पास अब इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह चुपचाप सिर झुकाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जैद उसके पीछे पीछे आ रहा था। सीढ़ियों का वह अंधेरा रास्ता इनाया को आज पहले से कहीं ज़्यादा लंबा और डरावना लग रहा था। जैसे ही वे दोनों हवेली की खुली छत पर पहुँचे, रात की ठंडी हवा ने इनाया के खुले बालों को बिखेर दिया। छत पर कुर्सियाँ तो दूर, एक परिंदा तक नहीं था। इनाया कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से एक ज़ोरदार क्लिक की आवाज़ आई। जैद ने छत का दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था। कुर्सियाँ कहाँ हैं? इनाया की आवाज़ हवा में कांप गई। जैद उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में अब कोई पर्दा नहीं था। वहाँ सिर्फ बेकाबू जुनून और एक खौफनाक जलन थी। वह धीमी लेकिन शिकारी जैसी चाल से इनाया की तरफ बढ़ने लगा। कौन सा लतीफ़ा सुना रहा था वो तुम्हें? जैद ने पूछा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा भारीपन था जो सीधे इनाया की रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर रहा था। कौन? इनाया पीछे हटने लगी। रेहान, जिसके कंधे पर हाथ रखकर तुम अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। क्या लतीफ़ा था वो? मुझे भी सुनाओ।
मैं भी हंसना चाहता हूँ। जैद अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। इनाया पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी पीठ छत की नीचे मुंडेर से जा टकराई। नीचे हवेली का आंगन था और सामने जैद, जिसकी आंखों की तपिश उस ठंडी रात में भी इनाया को जला रही थी। जैद, वो बस अपने कॉलेज का मजाक। जैद ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपने दोनों हाथ इनाया के इर्द गिर्द मुंडेर पर टिका दिए। वह इनाया पर इस कदर हावी होकर झुका कि इनाया का सारा जिस्म पीछे की तरफ मुड़ गया। तुम्हें मेरी बात कहीं समझ नहीं आई ना? जैद ने अपने ओंठ इनाया के कान के बिल्कुल पास ले जाकर कहा। उसकी गर्म सांसें इनाया की ठंडी गर्दन से टकरा रही थीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे जिस्म का यह साया, तुम्हारी यह हंसी, तुम्हारी यह रूह किसी और के लिए नहीं है। इनाया ने कांपते हुए अपने हाथ जैद के सीने पर रखे ताकि उसे खुद से दूर कर सके, लेकिन जैद एक चट्टान की तरह अडिग था। इनाया के उस हल्के से स्पर्श ने जैद के अंदर की बची खुची बर्दाश्त को भी राख कर दिया। जैद ने इनाया के चेहरे को अपने दोनों हाथों की हथेलियों में थाम लिया। उसकी पकड़ में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन बेपनाह नजाकत भी। इससे पहले कि इनाया कोई विरोध कर पाती, जैद के ओंठ इनाया के माथे पर एक गहरे, जुनूनी और सुलगती हुई मोहर की तरह छप गए। इनाया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा वजूद जैसे किसी तेज झटके से सुन्न हो गया। जैद के उस एक स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि सदियों की भूख और एक अटूट अधिकार था। वह वहाँ नहीं रुका। जैद के ओंठ माथे से होते हुए इनाया के कांपते हुए गालों को पार करते हुए नीचे की तरफ उतरे। उसने इनाया के काली सूट के गले को हल्का सा अपनी उंगलियों से खिसकाया और उसकी ठंडी खुली गर्दन पर अपने ओंठ रख दिए। जैद, इनाया के गले से बस एक घुटी हुई बेबस सिसकी निकली। उसके हाथ अपने आप जैद की शर्ट को कसकर मुट्ठी में जकड़ चुके थे। जैद का यह गुस्ताख स्पर्श इतना गहरा और रूह तक उतर जाने वाला था कि इनाया के पैरों से जैसे जान ही निकल गई हो। वह मुंडेर का सहारा न लेती तो शायद वह वहीं गिर पड़ती। जैद ने वहाँ कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन उसके ओंठों की वह गर्माहट किसी अदृश्य मोहर की तरह इनाया की रूह पर छप गई थी। कुछ पलों बाद जैद धीरे से उससे अलग हुआ। उसकी सांसें भी तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब सुकून था, एक हाकिम का सुकून जिसने अपनी बगावत करती हुई रियासत पर फतेह पा ली हो। उसने अपनी उंगलियों से इनाया के बिखरे हुए बालों को उसके चेहरे से हटाया। इनाया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और वह किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। आज के बाद जैद की आवाज़ अब धीमी और मखमली थी। अगर किसी और मर्द के सामने तुम्हारी यह हंसी गूंजी या किसी और को तुमने इस तरह छुआ, तो इनाया, याद रखना, इस हवेली की ये दीवारें भी मेरा कहर नहीं रोक पाएंगी। जैद मुड़ा। उसने छत का दरवाज़ा खोला और उन अंधेरी सीढ़ियों में वापस उतर गया। इनाया वहीं मुंडेर की सहारे खड़ी रही। रात की हवा अभी भी सर्द थी, लेकिन इनाया का माथा और उसकी गर्दन आग की तरह तप रहे थे। उसने अपना हाथ अपनी धड़कती हुई छाती पर रखा। आज जैद ने उसे सिर्फ डराया नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी औरत को जगा दिया था जो अब अपनी ही धड़कनों के शोर से खौफ खा रही थी। इनाया कितनी देर उस मुंडेर से लगकर खड़ी रही, उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। नीचे हवेली के आंगन में मेहमानों की हंसी ठिठोली और बर्तनों की खनक अभी भी गूंज रही थी, लेकिन इनाया के कानों में सिर्फ अपनी ही धड़कनों को बहरा कर देने वाला शोर था। रात की सर्द हवा भी उसकी गर्दन पर उस लगे अदृश्य मोहर की गर्माहट को कम नहीं कर पा रही थी। जहाँ कुछ पल पहले जैद के ओंठों ने एक खौफनाक लेकिन रूहानी आग लगा दी थी, वह कांपते कदमों से सीढ़ियाँ उतरकर किसी तरह अपने कमरे में पहुँची और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। आईने के सामने खड़ी इनाया खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं, गालों पर सुर्ख लाली थी और उसका हाथ बार बार बेसाख्ता अपने काले सूट के गले को छू रहा था। आज जैद ने उसे छुआ था, बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस छुअन से इनाया को नफ़रत नहीं हुई थी, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी अजीब सी मीठी सिरहन पैदा हो गई थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। दिन बीतने लगे। इनाया के प्री बोर्ड सिर पर आ चुके थे, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी तरह पटरी से उतर चुकी थी। जब भी वह गणित की किताब खोलती, उसे पन्नों पर नीली स्याही के धब्बे नजर आते। जब भी वह आंखें बंद करती, उसे जैद की परफ्यूम की वह मध्यम महक और उसकी भारी
फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई देती, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इनाया का 16.5 साल का मासूम और नादान दिमाग इस अचानक आए बदलाव को समझ नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे वह बीमार हो गई है, उसे भूख कम लगती है। हवेली में जैद के कदमों की आहट सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब जैद आसपास नहीं होता तो उसे एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। एक दिन जब रजीना बेगम अपने कमरे में मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी किसी पर किए कराए काले जादू और तावीज़ की बातें कर रही थी, तो दरवाजे के पास खड़ी इनाया के दिमाग की बत्ती अचानक जल गई। या खुदा! इनाया ने अपने कमरे में आकर दिल पर हाथ रखा। तो ये बात है, जैद भाई ने मुझ पर पक्का कोई काला जादू करवा दिया है। तभी मेरा पढ़ाई से मन उठ गया है और मैं हर वक्त सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं फेल हो जाऊँ और वो मुझे डरा कर रखें और अपना हुक्म चला सकें। इनाया को अपनी इस मान खोज पर पूरा यकीन हो गया। उसने अपनी अलमारी के सबसे निचले हिस्से में एक गुलाबी रंग की छोटी सी डायरी निकाली। यह उसकी सीक्रेट डायरी थी, जिसमें वह अपनी सहेलियों की बुराइयां और हवेली के लोगों की शिकायतें लिखा करती थी। आज उसने एक नया पन्ना खोला और नीले पेन से मोटे अक्षरों में लिखना शुरू किया। तारीख 14 नवंबर। मुझे पूरा शक है जैद भाई ने, अब तो मैं उन्हें भाई भी नहीं बोल सकती, वो डांटते हैं, मुझ पर कोई काला जादू या तावीज़ कर दिया है। इसके लक्षण बिल्कुल साफ हैं। 1, जब वो आसपास होते हैं तो मेरी सांसें अटक जाती हैं और मेरा दिल ऐसे धड़कता है जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। 2, उन्होंने छत पर मुझे, यहाँ इनाया का पेन रुक गया और उसके गाल फिर लाल हो गए। उन्होंने मुझे जहाँ छुआ था वो जगह आज भी जलती है। ये पक्का कोई खतरनाक मंत्र था। 3, मुझे अब रियान से बात करने में डर लगता है। कैद का खौफ मेरे दिमाग पर हावी हो गया है। मुझे इस काले जादू का कोई तोड़ ढूंढना होगा, वरना मैं अपने प्री बोर्ड्स में फ़ेल हो जाऊंगी। इनाया ने एक गहरी सांस ली, डायरी को बंद किया और उसे अपनी किताबों के ढेर के बीच गणित की एक मोटी गाइड के अंदर छिपा दिया। उसे लगा कि उसका यह राज यहाँ हमेशा महफूज रहेगा। 2 दिन बाद की बात है। दोपहर का वक्त था और हवेली में सन्नाटा पसरा था। इनाया नहाने के लिए वॉशरूम में गई हुई थी। तभी जैद को हवेली के पुराने नक्शे के कुछ कागजात चाहिए थे, जो रजीना बेगम ने गलती से इनाया के कमरे की एक अलमारी में रखवा दिए थे। जैद इनाया के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में इनाया के शैम्पू और मोगरे की हल्की सी मिली जुली महक तैर रही थी। जैद ने एक गहरी सांस ली और अलमारी की तरफ बढ़ा। कागजात ढूंढने के दौरान उसका हाथ मेज पर रखी किताबों के ढेर से टकराया और गणित की वह मोटी गाइड नीचे गिर पड़ी। धप! गाइड के गिरते ही उसके अंदर छिपी वह गुलाबी डायरी फिसलकर जैद के जूतों के पास आ गिरी। डायरी खुली हुई थी और हवा के झोंके से पन्ने पलटते हुए ठीक उसी पन्ने पर आकर रुक गए जहाँ 14 नवंबर की तारीख डली थी। जैद डायरी उठाने के लिए झुका, लेकिन तभी उसकी नज़र मोटे अक्षरों में लिखे जैद भाई और काला जादू जैसे शब्दों पर पड़ी। उसकी भौहें तन गईं। उसने डायरी उठा ली और इनाया की मोतियों जैसी गोल लिखावट को पढ़ने लगा। जैसे जैसे जैद वह पढ़ना पड़ता गया, उसके चेहरे के सख्त भाव पिघलने लगे। पहले उसकी आंखों में हैरानी उभरी, फिर एक गहरी खामोशी, और अंत में उसके होंठों पर एक ऐसी दिलकश और बेकाबू मुस्कान फैल गई जो हवेली के लोगों ने बरसों से नहीं देखी थी। काला जादू! जैद के गले से एक भारी मखमली हंसी छूट गई। वह उस नादान लड़की की बेवकूफ़ी और उसकी मासूमियत पर एक ही वक्त में हैरान भी था और बेपनाह फिदा भी। छत पर हुई उस शिद्दत भरी नज़दीकी को, जहाँ जैद ने अपनी रूह निकालकर इनाया के सामने रख दी थी, यह पागल लड़की उसे काला जादू समझ रही थी। जैद ने डायरी बंद नहीं की। वह भाई इनाया के बिस्तर के किनारे आराम से बैठ गया, डायरी को अपने हाथ में लिया और इनाया के वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। उसकी सुलगती हुई आंखों में अब एक नई चमक थी, एक शिकारी की चमक, जिसे अपने शिकार की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल गई हो। कुछ ही मिनटों बाद वॉशरूम के दरवाजे की कुंडी खुली। इनाया अपने बाल तौलिए से पोंछती हुई बाहर निकली। उसने एक ढीला ढाला पीला सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें चमक रही थीं। बड़ी अम्मी, वो मेरा दुपट्टा, कहते हुए इनाया ने नज़रें उठाईं और उसके शब्द हलक में ही जम गए। सामने बिस्तर पर जैद बैठा था। उसके हाथ में गुलाबी डायरी थी और उसकी नज़रें सीधे इनाया पर गड़ी थीं। इनाया का खून जैसे बर्फ़ बन गया। उसके हाथ से तौलिया छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा
जैद, वो मेरी डायरी। इनाया हकलाने लगी। जैद अपनी जगह से उठा। उसकी चाल में आज एक अजीब सा गुरूर और सम्मोहन था। वह धीरे धीरे इनाया की तरफ बढ़ा और डायरी को हवा में हल्का सा हिलाया तो जैद की आवाज़ कमरे की खामोशी में किसी मीठे जहर की तरह गूंजी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर काला जादू कर रहा हूँ? इनाया पीछे हटी, लेकिन उसका पैर गिरे हुए तौलिए में उलझ गया। वह गिरने ही वाली थी कि जैद का मजबूत हाथ आगे बढ़ा और उसने इनाया की कमर को अपनी सख्त पकड़ में ले लिया। एक ही झटके में उसने इनाया को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। जैद, छोड़िए, किसी ने देख लिया तो। इनाया की सांसें फिर से उसी तरह तेज हो गईं जैसा उसने डायरी में लिखा था। लक्षण नंबर 1। जैद ने डायरी का पन्ना याद करते हुए इनाया के कान के पास फुसफुसाया। सांसें अटक जाना और दिल जोर से धड़कना, पसलियाँ टूटने का डर। क्या अभी भी ऐसा ही लग रहा है इनाया? इनाया की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैद ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और अपना दूसरा हाथ इनाया की गर्दन के पास ले गया। उसकी उंगलियों ने धीरे से इनाया की गर्दन को उस जगह छुआ जहां उसने कुछ रातों पहले अपने ओंठ रखे थे। और लक्षण नंबर 2। जैद की आवाज़ अब और भी भारी और मदहोश कर देने वाली हो गई थी। जहां मैंने छुआ था वो जगह जलने लगती है। क्या ये सच है? जैद की उंगलियों के उस हल्के से स्पर्श से इनाया के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उसके घुटने कांपने लगे। वह पूरी तरह जैद के सहारे टिक गई। अगर ये काला जादू है मेरी जान, जैद ने इनाया की आंसू से भरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तो तुमने अभी तक मेरा सबसे खतरनाक मंत्र तो देखा ही नहीं। क्या दिखाऊं तुम्हें कि असली काला जादू किसे कहते हैं? कमरे का सन्नाटा अब इतना भारी हो गया था कि इनाया को अपनी ही सांसों की आवाज़ से डर लगने लगा था। जैद की नज़दीकी, उसकी वह कातलाना मुस्कान और उसके जिस्म की तपिश ने इनाया के सारे वहम तोड़ दिए थे। उसे नहीं पता था कि यह कौन सा जादू था, लेकिन वह इतना ज़रूर जान गई थी कि इस जादू के आगे उसकी हर बगावत अब दम तोड़ने वाली थी। कमरे के उस दमघोंटू सन्नाटे में, जहाँ केवल इनाया की तेज चलती सांसों की आवाज़ गूंज रही थी, जैद ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त से एकदम से आज़ाद नहीं किया। उसकी उंगलियां इनाया की गर्दन पर एक पल और ठहरी, जैसे कोई मोहर पक्की कर रही हो, और फिर वह धीरे से पीछे हट गया। जादू अभी शुरू हुआ है इनाया। जैद ने डायरी को इनाया की मेज़ पर रखते हुए एक ऐसी गहरी सुलगती हुई नज़र से उसे देखा जिसने इनाया के वजूद में सिरहन पैदा कर दी। फ़िलहाल तुम अपने प्री बोर्ड्स पर ध्यान दो, क्योंकि जब इम्तिहान ख़त्म होंगे तब मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि तुम्हारा यह काला जादू असल में क्या होता है। जैद मुड़ा और इनाया के कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन अपने पीछे वह एक ऐसी भारी, मदहोश कर देने वाली हवा छोड़ गया जिसमें इनाया कई घंटों तक सांस नहीं ले पाई। वह कांपते पैरों से वही ज़मीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर तप रहा था। यह खौफ नहीं था, यह एक ऐसा नया और अनजाना एहसास था जो उसे अंदर ही अंदर पिघला रहा था। अगले दिन स्कूल के लंच ब्रेक में इनाया ने यह पूरी कहानी छत की नज़दीकी और डायरी वाले वाक्य को छोड़कर अपनी सबसे खास सहेली जारा को बताई। इनाया का मसला यह था कि जैद के सामने आते ही उसकी बोलती बंद हो जाती थी और जैद उस पर पूरी तरह हावी हो जाता था। वह इनाया की सारी बातें ध्यान से सुनती रही। जारा, जो खुद को मोहब्बत के मामलों की पीएचडी समझती थी, ने इनाया की बात सुनकर एक बहुत ही बचकानी सलाह दे डाली। देख इनाया, जैद भाई, सॉरी, तेरे सौर तुझ पर इसलिए हावी होते हैं क्योंकि तू उनके सामने डरकर बिल्कुल बच्ची बन जाती है। जारा ने अपना ज्ञान बखारते हुए कहा, अगर वो इतने सख्त हैं तो उन्हें इग्नोर कर और दिखा कि तू अब बच्ची नहीं है। मर्दों को जब लड़कियां भाव नहीं देती तो उनकी अकड़ ढीली पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, तू थोड़ा बड़ी लड़कियों की तरह रहा कर। उन्हें लगेगा कि तू अब समझदार हो गई है तो वो खुद ही झिझक के मारे तुझसे दूरी बना लेंगे। इनाया का नादान दिमाग जारा की इस उल्टी तरकीब को समझ नहीं पाया और उसने इसे एक मास्टर प्लान मान लिया। उसे लगा कि अगर वो एक मेच्योर और बड़ी औरत की तरह बर्ताव करेगी तो जैद अपनी हद में रहेगा। उसी शाम जब हवेली के सारे लोग एक रिश्तेदार की शोक सभा में गए हुए थे और हवेली में सिर्फ इनाया, जैद और 2 पुराने नौकर थे, इनाया ने अपना मास्टर प्लान लागू करने की ठानी। उसने बड़ी अम्मी रजीना बेगम के पुराने संदूक में से एक गहरे काले रंग की सूती साड़ी निकाली जिसके किनारे पर मरून रंग का भारी काम था। यूट्यूब के ट्यूटोरियल देखकर
इनाया ने पहली बार साड़ी बांधी। उसने अपने घने बालों का एक जूड़ा बनाया, आंखों में गहरा काजल लगाया और एक छोटी सी मरून बिंदी भी लगा ली। आईने के सामने खड़ी इनाया खुद को देखकर हैरान थी। साड़ी में उसका बचपन जैसे कहीं छिप गया था और एक बेहद खूबसूरत, कयामत ढाने वाली जवानी उभरकर सामने आ गई थी। अब जैद को पता चलेगा कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे वो जब चाहे डरा दें। इनाया ने आईने में खुद को घूरते हुए गुरूर से कहा और कमरे से बाहर निकल पड़ी। उसकी योजना जैद के सामने पूरी ठसक के साथ गुजरने और उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करने की थी। जैद उस वक्त हवेली के खुले दलान में एक आराम कुर्सी पर बैठा अपनी साइड के कुछ एस्टीमेट्स चेक कर रहा था। शाम ढल रही थी और हवेली के पीले बल्बों की रोशनी दलान में एक अजीब सा रूमानी माहौल बना रही थी। इनाया ने दलान में कदम रखा। साड़ी के पल्लू को अपनी कमर पर खिसकने से बचाते हुए उसने अपनी गर्दन ऊंची की और बिना जैद की तरफ देखे उसके सामने से गुजरने लगी। जैद का पैन कागज पर रुक गया। काली साड़ी में लिपटी एक मुकम्मल औरत की तरह अपने भारी कदमों से गुजरती इनाया को देखकर जैद की सांसें एक पल के लिए जैसे उसके हलक में ही अटक गईं। यह उल्टी चाल इनाया पर ही भारी पड़ने वाली थी। जो इनाया साड़ी पहनकर जैद को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, उसे इस रूप में देखकर जैद के अंदर का सारा सब्र और बर्दाश्त के बचे खुचे धागे एक ही झटके में टूट गए। जैसे ही इनाया जैद के बिल्कुल करीब से गुजरी, जैद का हाथ बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ा। उसने इनाया की उस नाजुक कमर को, जो साड़ी की वजह से पहली बार उसकी नज़रों के सामने खुली थी, अपनी सख्त उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया। इनाया के गले से एक हल्की सी चीख निकली और इससे पहले कि वह खुद संभल पाती, जैद ने उसे खींचकर सीधे अपनी आराम कुर्सी पर अपनी गोद में बिठा लिया। इनाया की सारी चालाकी, उसका सारा गुरूर और बड़ी औरत बनने का नाटक धरे का धरा रह गया। वह किसी पकड़ी गई चिड़िया की तरह जैद के चौड़ी सीने से जा टकराई। जैद का एक हाथ उसकी कमर पर था, जिसकी तपिश से इनाया का पूरा जिस्म आग की तरह सुलग उठा, और दूसरा हाथ उसने इनाया की गर्दन के पीछे बालों की जूड़े पर रख दिया। ये छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? इनाया ने घबराकर जैद की शर्ट को अपने कांपते हाथों से पकड़ लिया। उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए इनाया। जैद की आवाज़ इतनी भारी और रूहानी थी कि इनाया के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। ये क्या कयामत पहन रखी है तुमने? मैं अब बच्ची नहीं हूँ। इनाया ने कांपती आवाज़ में जारा का सिखाया हुआ डायलॉग बोलने की कोशिश की। आप मुझ पर ऐसे हावी नहीं हो सकते। जैद के होंठों पर एक बेहद कातलाना सुलगती हुई मुस्कान तैर गई। उसकी उंगलियों ने इनाया की कमर पर हल्की सी हरकत की, जिससे इनाया के मुंह से एक बेबस सिसकी निकल गई और उसका जिस्म कमान की तरह तन गया। बेशक तुम बच्ची नहीं हो मेरी जान, जैद ने अपने होंठ इनाया की गर्दन के बिल्कुल पास ले जाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें इनाया के उस हिस्से को जला रही थीं जहाँ साड़ी का पल्लू खिसक चुका था। और आज तुमने ये साड़ी पहनकर मुझे वो हक दिया है जिसे मैं तुम्हारी उम्र के लिहाज से रोके बैठा था। जैद, कोई आ जाएगा। इनाया की आंखों में अब खौफ नहीं, बल्कि उस अजनबी, मदहोश कर देने वाली स्पर्श की हार थी। कोई नहीं आएगा। जैद ने अपनी उंगलियों से इनाया के बालों का वह जूड़ा खोल दिया। उसके घने काले बाल एक झरने की तरह जैद की बाहों और इनाया की पीठ पर बिखर गए। तुम मुझे इग्नोर करना चाहती थी ना, तो करो इग्नोर, लेकिन मैं आज तुम्हें इस हवेली की हर ईंट को गवाह मानकर बताऊंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी बीबी। जैद ने इनाया के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी झील सी सुनहरी आंखों में गहराई से देखते हुए अपने होंठों को धीरे धीरे इनाया के होंठों की तरफ बढ़ा दिया। इनाया का सारा गुरूर, साड़ी का वह भारीपन और उसकी नादान तरकीब, सब कुछ जैद के उस एक स्पर्श की आग में भस्म हो गया था। उसे सिर्फ इतना पता था कि अब वह जैद की गिरफ्त से कभी बाहर नहीं आना चाहती थी। हवेली के उस खामोश दलान में, जहाँ पीले बल्बों की रोशनी एक रूमानी जाल बुन रही थी, इनाया ने खुद को जैद की पनाह में पूरी तरह सौंप दिया था। उसकी आंखें बंद थीं और जैद की गर्म सांसें उसके गालों को झुलसा रही थीं। जैद के होंठ जैसे ही इनाया के कांपते होंठों को छूने वाले थे, हवेली के भारी लोहे के दरवाजे की कुंडी जोर से खटखटाई गई। यह आवाज़ किसी बम के फटने जैसी थी। इनाया का नशा एक झटके में टूट गया और वह किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह जैद के सीने से छिटक कर दूर हो गई। जल्दबाजी और घबराहट में उसकी सूती साड़ी का पल्लू
ज़मीन पर खिसक गया। जैद ने एक गहरी सुलगती हुई सांस ली। उसका सीना तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपने जबड़े सख्त करते हुए इनाया को अपनी पीठ के पीछे कर लिया ताकि दरवाजे से आने वाले शख्स की नज़र सीधे इनाया की खुली कमर और उसकी अस्त व्यस्त हालत पर ना पड़े। दरवाज़ा खुला और रजीना बेगम अंदर दाखिल हुई। शोक सभा से उनका इतनी जल्दी लौटना किसी क़यामत से कम नहीं था। रजीना बेगम की तेज़ और तजुर्बेदार नज़रें दलान के उस भारी सन्नाटे, जैद के चेहरे पर छाई उस खतरनाक संजीदगी और उसके ठीक पीछे खड़ी इनाया के कांपते वजूद को पढ़ने में एक पल की भी देरी नहीं लगी। रजीना बेगम ने इनाया को उस काले रंग की सूती साड़ी में देखा जिसके बाल पूरी तरह से खुले हुए और बिखरे हुए थे। रजीना बेगम हवेली में चल रही इस खामोश नज़दीकी को पूरी तरह भांप चुकी थीं। उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया। वह सिर्फ एक पल के लिए रुकीं, अपनी सर्द निगाहों से जैद को घूरा और बिना एक लफ्ज़ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। उनका इस तरह खामोश जाना किसी भी तूफ़ान से ज़्यादा खौफनाक था। इनाया डर के मारे वहीं ज़मीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसे एहसास हो गया था कि बड़ी औरत बनने का उसका यह नाटक आज एक बहुत बड़े गुनाह में तब्दील हो चुका है। उस रात हवेली की छतें जैसी नीचे आ रही थीं। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जिसे छूकर महसूस किया जा सकता था। जैद हमेशा की तरह बैठा अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसकी नज़रें एक ही सुर्खी पर पिछले 10 मिनट से अटकी थीं। इनाया नज़रें झुकाए अपनी प्लेट में चम्मच चला रही थी। तभी रजीना बेगम ने चाय का प्याला मेज़ पर रखा। खनक की उस आवाज़ ने सबका ध्यान खींच लिया। इनाया के प्री बोर्ड्स के नतीजे बहुत ख़राब हैं। रजीना बेगम की आवाज़ में एक ऐसी सर्द कड़क थी जिस पर कोई बहस नहीं की जा सकती थी। इस घर की बच्चियों का इस तरह पढ़ाई से दूर होना मुझे बर्दाश्त नहीं। इनाया का दिल धक से रह गया। इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई और ये उम्र के जिस पड़ाव में है उसे देखते हुए और इसकी मासूमियत बचाने के लिए एक सख्त फैसला लिया है। रजीना बेगम ने अपनी नज़रें जैद के सख्त चेहरे पर गड़ाते हुए कहा, अगले हफ्ते से इनाया देहरादून के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में रहेगी, पूरे 2 साल के लिए। 12वीं ख़त्म होने के बाद ही यह इस हवेली में वापस कदम रखेगी। जैद के हाथ से अखबार छूटकर मेज़ पर गिर पड़ा। उसकी कुर्सी ज़मीन पर जोर से रगड़ खाई जब वह झटके से अपनी जगह से खड़ा हुआ। यह आप क्या कह रही हैं अम्मी? जैद की आवाज़ में बगावत थी। उसका खून खौल रहा था। वह कोई गैर नहीं है। बचपन में तय किए गए निकाह के मुताबिक वह मेरी बीबी है। आप उसे 2 साल के लिए इतनी दूर नहीं भेज सकती। आवाज़ नीचे रखो जैद। रजीना बेगम ने अपनी जगह से उठे बिना लेकिन एक खौफनाक दबदबे के साथ कहा, बेशक वह तुम्हारी बीबी है, लेकिन अभी वह मैं 16.5 साल की एक बच्ची है और ये उम्र उसके ये सब करने की बजाय पढ़ने लिखने की है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये यहाँ रहकर ठीक से पढ़ लिख पाएगी, क्योंकि कल शाम जो मैंने देखा वह बता रहा है कि तुम अपना सब्र और अपना होश दोनों खो रहे हो। तुम उस पर किस कदर अपना हक दिखा रहे थे। इस हवेली और इस ख़ानदान की इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। जब तक वह उम्र और समझ में मुकम्मल नहीं हो जाती तुम उससे दूर रहोगे। यह मेरा आखिरी फैसला है। जैद की मुट्ठियाँ कस गईं। उसकी गर्दन की नसें तन गई थीं और आंखें लाल हो चुकी थीं। वह एक ही झटके में पूरी मेज़ पलट सकता था, लेकिन परिवार की इज्जत और उसकी अम्मी के रुतबे की खातिर उसे खामोश रहना पड़ा। वह इनाया की तरफ एक सुलगती हुई, दर्द और गुस्से से भरी नज़र डालकर भारी कदमों से हवेली के बाहर निकल गया। 1 हफ्ते का वक्त जैसे पलक झपकते ही गुजर गया। इनाया का सारा सामान पैक हो चुका था। हवेली में उदासी छाई थी। इनाया ने इन 7 दिनों में जैद को एक बार भी नहीं देखा था। जैद जानबूझकर ज़्यादातर साइड पर ही रहता था, क्योंकि वह जानता था अगर उसने इनाया को जाते हुए देख लिया तो वह कुछ गलत कर बैठेगा जिससे हवेली की किसी भी सदस्य को अच्छा नहीं लगेगा, खासकर उसकी अम्मी रजीना बेगम को। देहरादून जाने का दिन आ पहुंचा। गाड़ी दलान के बाहर खड़ी थी। इनाया ने आसमानी रंग की सलवार कमीज़ पहन रखी थी और उसका चेहरा आंसुओं से सूज चुका था। वह हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लगातार जैद के कमरे और उसके स्टूडियो को ढूंढ रही थीं। बैठो इनाया, देर हो रही है, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तभी उसकी नज़र ऊपर हवेली की छत पर गई। जैद वहाँ खड़ा था। उसने काले रंग की ट्राउज़र और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी जिसकी आस्तीनें मुड़ी हुई थीं। उसके हाथ में सुलगती हुई सिगरेट थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी।
एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े बवंडर के आने से पहले का सन्नाटा होती है। इनाया की आंखें छलक पड़ीं। उसने जैद की तरफ देखा, जैसे वह कोई माफ़ी मांग रही हो, जैसे वह कह रही हो कि उसे बचा लो। लेकिन जैद अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। यह एक खामोश विदाई थी, बिना कुछ कहे। उन दोनों की आंखों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया था। जैद ने अपनी सिगरेट का आखिरी कस लिया और अपनी नज़रें फेर लीं। देहरादून की सर्द हवाओं में हवेली की उस खामोश विदाई को बीते अब पूरा 1.5 साल का फासला तय हो चुका था। इन 18 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। इनाया अब 16.5 साल की और डरी सहमी सी नादान लड़की नहीं रही थी, जिसके हाथों से नीली स्याही गिर जाती थी। हॉस्टल की सख्त दिनचर्या और पहाड़ों की ठंडी आबो हवा ने उसे एक खूबसूरत, समझदार और बेहद जिद्दी लड़की में तब्दील कर दिया था। हॉस्टल के कमरे में रात के 11 बज रहे थे। इनाया की रूममेट गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन इनाया अपनी स्टडी टेबल पर बैठी एक मोमबत्ती की लौ को एकटक घूर रही थी। उसके सामने एक टीन का डब्बा खुला रखा था, जिसमें दर्जनों अनखुले लिफाफे पड़े थे। ये वो चिट्ठियाँ थीं जो जैद ने इन 1.5 सालों में उसे लिखी थीं। इनाया हॉस्टल में थी और जैद की किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह खुद को दूर भेजे जाने के फैसले पर जैद से बेइंतहा नाराज़ थी। उसे लगता था कि अगर जैद सच में उस पर अपना हक समझता, अगर उसका वो काला जादू और उसकी वो नज़दीकी सच्ची थी, तो वह बड़ी अम्मी के फैसले के खिलाफ खड़ा क्यों नहीं हुआ? उसने उसे उस गाड़ी में बैठकर क्यों जाने दिया? इसी खामोश गुस्से में इनाया ने न सिर्फ उसकी चिट्ठियों को अनदेखा किया, बल्कि अपने फ़ोन में जैद का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। वह जैद को यह जताना चाहती थी कि वह अब उसके खौफ या उसकी मोहब्बत दोनों की मोहताज नहीं है। उसने एक चिट्ठी उठाई और बिना खोले उसे मोमबत्ती की लौ पर रख दिया। कागज़ जलने की महक कमरे में फैलने लगी। तभी उसकी फ़ोन की स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से मैसेज फ्लैश हुआ। इनाया ने झिझकते हुए मैसेज खोला। मैं हॉस्टल के पीछे वाली ग्राउंड की जाली के पास खड़ा हूँ। अगर अगली 2 मिनट में तुम नीचे नहीं आई तो मैं मेन गेट से कूदकर अंदर आ रहा हूँ, और फिर जो तमाशा होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। इनाया के हाथ से जलती हुई चिट्ठी छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गईं और फिर इतनी तेज़ी से धड़कने लगीं कि पसलियों में दर्द होने लगा। यह अंदाज, यह खौफनाक अल्टीमेट सिर्फ एक ही शख्स का हो सकता था। जैद की बर्दाश्त अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी और इसी वजह से वह आधी रात को पूरे 10 घंटे की लगातार ड्राइव करके देहरादून हॉस्टल की बाउंड्री के पास पहुंचा था। इनाया ने घबराहट में अपने ऊपर एक भारी कश्मीरी शॉल लपेटा और दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकली। हॉस्टल का वार्डन सो चुका था। वह अंधेरी सीढ़ियां उतरकर पिछले वाले ग्राउंड की तरफ भागी। नवंबर की जमा देने वाली ठंड थी, लेकिन इनाया का माथा पसीने से भीग रहा था। ग्राउंड के आखिरी छोर पर लोहे की एक ऊंची जाली लगी थी, जिसके पार घना जंगल और सड़क थी। कोहरे के बीच से इनाया ने उसे देखा। जैद जाली के उस पार खड़ा था। उसने काले रंग का लेदर जैकेट पहना हुआ था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। 10 घंटे की लगातार ड्राइव की थकान उसकी लाल हो चुकी आंखों में साफ झलक रही थी, लेकिन उन आंखों में जो आग थी वह इस सर्द रात को भी झुलसा देने के लिए काफ़ी थी। इनाया जाली से कुछ कदम दूर जाकर रुक गई। यहाँ क्यों आए हैं आप? इनाया ने अपनी आवाज़ को सख्त और ठंडी रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में एक हल्की सी कंपन थी। जैद ने जाली के करीब आकर अपनी उंगलियों से लोहे के तारों को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे। यहाँ क्यों आए हैं आप? जैद ने इनाया के शब्दों को एक सर्द, जहरीली मुस्कान के साथ दोहराया। 1.5 साल, 18 महीने। इनाया, तुमने मेरी एक चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, और अब तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? हाँ, पूछ रही हूँ। इनाया का दबा हुआ गुस्सा भी अब फूट पड़ा, क्योंकि आपके पास तो अपनी साइट्स, अपने नक्शे और अपनी हवेली की इज्जत थी। आपने ही तो मुझे यहाँ भेजा था। जब बड़ी अम्मी मुझे निकाल रही थीं, तब तो आप चुपचाप खड़े मुझे छत से सिगरेट पीते हुए देख रहे थे। तो अब आधी रात को यह हक जताने क्यों आ गए? हॉस्टल की उस चाली के आर पार उनकी यह तीखी और जज्बाती बहस उस रात के सन्नाटे को चीर रही थी। मैंने तुम्हें भेजा था। जैद की आवाज़ एक खौफनाक फुसफुसाहट में बदल गई। वह जाली के बिल्कुल सटकर खड़ा हो गया। अगर मैं उस दिन बड़ी अम्मी के खिलाफ खड़ा हो जाता,
तो हवेली में बवाल मच जाता इनाया। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी इज्जत सब दांव पर लग जाती। मैं तुम्हें बचा रहा था खुद से। मुझे आपकी इस हिफाजत की ज़रूरत नहीं थी। इनाया की आंखों से आंसू छलक पड़े। तो फिर किसकी ज़रूरत थी? मेरी। जैद की सुलगती नज़रें इनाया के शॉल से झांकते हुए उसके चेहरे पर टिक गईं। मैं आज भी वही जैद हूँ इनाया, और यह जाली, यह दूरी मुझे मेरे हक से नहीं रोक सकती। क्या हक? कोई हक नहीं है आपका मुझ पर अब, इनाया ने जिद में कहा और मुड़कर वापस जाने लगी। इनाया, जैद की भारी और हुक्म देती आवाज़ ने इनाया के कदम वहीं जड़ दिए। अगर तुमने आज एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं जाली फांद कर तुम्हारे हॉस्टल के अंदर आ जाऊंगा। मुझे आज सिर्फ अपनी इनाया की एक झलक देखनी थी और मैं उसे देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इधर आओ। इनाया चाहकर भी बगावत नहीं कर पाई। जैद की आवाज़ का वह पुराना सम्मोहन आज भी उस पर हावी था। वह धीरे धीरे वापस जाली के पास आई। दोनों के बीच अब सिर्फ उस ठंडे लोहे की जाली का फासला था। जैद की गर्म सांसें कोहरे में भाप बनकर उड़ रही थीं। जैद ने जाली के एक छोटे से सुराख से अपनी एक उंगली अंदर की और इनाया के कांपते हुए हाथ को हल्का सा छुआ। इनाया का पूरा जिस्म सिहर उठा। 1.5 साल बाद उसका वो स्पर्श आज भी इनाया की रूह तक उतर गया था। तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, जैद ने उसकी आंसू से भरी हुई आंखों में देखते हुए बेहद नरमी से कहा। लेकिन मेरे लिए तुम आज भी मेरी वही नादान इनाया हो। अपने ये गुरूर और गुस्से के महल जितने बनाने हैं बना लो, लेकिन 6 महीने बाद जब तुम हवेली वापस आओगी तो ये सारी दीवारें मैं खुद अपने हाथों से गिराऊंगा। जैद ने अपनी उंगली पीछे खींची। उसने इनाया को आखिरी बार एक गहरी सुलगती हुई नज़र से देखा और फिर बिना कुछ कहे मुड़कर अंधेरे में अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। इनाया वहीं जाली के पास बर्फ़ की तरह जमी खड़ी रही। जैद 10 घंटे का सफ़र तय करके सिर्फ उसे एक खामोश और खौफनाक अल्टीमेट देने आया था। उसकी उंगली का वह हल्का सा स्पर्श इनाया की हथेली पर अब भी सुलग रहा था। इनाया को अब समझ आ रहा था कि 1.5 साल की यह दूरी जैद की मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर पाई थी, बल्कि उसने जैद के जुनून को एक ऐसे बवंडर में डाल दिया था जिसका सामना उसे हवेली लौटकर करना ही था। गाड़ी स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई हॉस्टल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। इनाया उस रात और जैद के उस गुस्ताख स्पर्श को पीछे छोड़कर देहरादून के उन 6 महीनों के सफ़र पर निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि यह 2 साल की दूरी उनकी मोहब्बत को ख़त्म करेगी या एक ऐसी आग में तब्दील कर देगी जो हवेली की हर बंदिश को जलाकर राख कर देगी। और वह बवंडर ठीक 6 महीने बाद हवेली की उस पुरानी और भारी चौखट पर उसका इंतज़ार कर रहा था। पूरे 2 साल का वनवास ख़त्म हो चुका था। हवेली के बाहर जब गाड़ी रुकी तो उसमें से उतरने वाली लड़की वह डरी सहमी 16.5 साल की बच्ची नहीं थी जो रोते हुए यहाँ से गई थी। 18.5 साल की हो चुकी इनाया अब एक मुकम्मल, बेहद खूबसूरत और क़यामत ढाने वाली औरत में तब्दील हो चुकी थी। उसने एक गहरे बाइन रंग का शिफॉन का सूट पहना था और उसके खुले बाल हवा में एक अजीब सा गुरूर लिए उड़ रहे थे। हॉस्टल की आज़ादी ने उसे यह सिखा दिया था कि अपनी कमजोरी को जिद की दीवार के पीछे कैसे छिपाना है। दलान में कदम रखते ही उसकी नज़रें अनजाने में उस पुरानी आराम कुर्सी की तरफ गईं जहां जैद अक्सर बैठता था। जैद वहीं था। उसने अपने आर्किटेक्चर के कुछ ब्लूप्रिंट्स घुटनों पर रखे हुए थे। इनाया को देखते ही उसकी उंगलियों की हरकत रुक गई। 2 साल की तपस्या के बाद अपनी इनाया को उस निखरे हुए रूप में देखकर जैद के सीने में जो आग भड़की उसे उसने बहुत मुश्किल से अपनी सुलगती हुई आंखों के पीछे छिपाया। इनाया ने जानबूझकर नज़रें फेरीं। उसने बड़ी अम्मी को गले लगाया, नौकरों से हालचाल पूछा, लेकिन जैद की तरफ ऐसे पीठ कर ली जैसे वह वहाँ मौजूद ही ना हो। यह इनाया की खामोश बगावत थी। वह दिखाना चाहती थी कि अब उस पर जैद का वह पुराना सम्मोहन काम नहीं करता, लेकिन वह भूल गई थी कि जैद अब वह इंसान नहीं था जो बड़ी अम्मी के लिहाज में चुप रह जाए। उस शाम हवेली के बड़े डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार जमा था। इनाया अपने कॉलेज एडमिशन की बातें रेहान से चेक कर रही थी। जैद बिल्कुल खामोश बैठा अपना खाना खा रहा था। उसकी वह खामोशी तूफान से पहले वाले उस सन्नाटे की तरह थी जो अक्सर तवाई लेकर आता है। तभी रजीना बेगम ने इनाया से कहा, बेटा, कल तुम्हारे लिए शहर के कुछ बड़े कॉलेजों के फॉर्म मंगवाए हैं। तुम अपनी पसंद से। इनाया अब किसी कॉलेज नहीं जाएगी।
जैद की उस भारी, सर्द और पत्थर जैसी कड़क आवाज़ ने पूरे डाइनिंग रूम में सन्नाटा खींच दिया। बर्तनों की खनक एकदम से रुक गई। इनाया का चम्मच उसकी प्लेट में छूट गया। क्या मतलब है तुम्हारा जैद? रजीना बेगम ने अपनी भौं सिकोड़ते हुए पूछा। जैद ने अपना नैपकिन मेज पर रखा और अपनी सुलगती हुई आंखें सीधे इनाया की आंखों में गाड़ दी। मतलब बहुत साफ है बड़ी अम्मी। जैद की आवाज़ में अब लिहाज नहीं, बल्कि एक हाकिम का ऐलान था। 2 साल पहले आपने कहा था कि यह छोटी है, इसे समझ नहीं है। मैंने आपके उसूलों की खातिर इनाया को खुद से दूर रखा, लेकिन अब वह समझदार हो चुकी है। इसलिए अगले जुमे शुक्रवार को हमारी रुखसती होगी और अब इस फैसले के बीच ना कोई कॉलेज आएगा और ना ही कोई इंसान। आप पागल हो गए हैं। इनाया अचानक अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन जिद से भरी थी। मैं कोई सामान नहीं हूँ। जब चाह हॉस्टल भेज दिया और जब चाह रुखसती की तारीख तय करती। मैं आपसे रुखसती नहीं चाहती। जैद अपनी जगह से नहीं उठा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक और जहरीली मुस्कान उभर आई। रुखसती तो होगी इनाया, जैद ने बेहद धीमे लेकिन कातलाना लहजे में कहा, और ठीक उसी दिन होगी जो मैंने तय किया है। शौक से तैयारियां करो। इनाया गुस्से से पैर पटकती हुई डाइनिंग रूम से बाहर भाग गई। रजीना बेगम कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैद का वह रूप देखकर उन्हें भी समझ आ गया था कि अब इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे। इनाया अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी अपनी कॉलेज की फाइल को सीने से लगाए सुबक रही थी। उसे लग रहा था कि जैद का वह खौफ आज भी उस पर उसी तरह हावी है। तभी उसके कमरे के दरवाजे की कुंडी क्लिक की आवाज़ के साथ अंदर से लॉक हुई। इनाया झटके से पलटी। जैद दरवाजे से पीठ टिकाए खड़ा था। जैद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए। इनाया ने अपनी आवाज़ में नफ़रत घोलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पीछे की तरफ खिसकने लगे। मुझे लगा तुम समझदार हो गई हो इनाया। जैद धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तुमने तो हॉस्टल की उस लोहे की जाली को अपने दिमाग में बिठा लिया है। तुम्हें लगने लगा है कि तुम मुझे नज़रअंदाज करोगी और मैं खामोश रहूँगा। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। आपने हमेशा मुझ पर अपना हुक्म चलाया है। इनाया पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। जैद उसके बिल्कुल करीब आ गया। आज उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। उसने एक हाथ से इनाया की उस फाइल को खींचकर दूर ज़मीन पर फेंक दिया और अपने दोनों मजबूत हाथ इनाया के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए, उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में कैद करते हुए। हुक्म नहीं, हक है मेरा। जैद की आवाज़ अब एक खुरदरी फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। उसकी सांसों की गर्माहट इनाया के चेहरे को झुलसा रही थी। देहरादून की उस सर्द रात में मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे गुरूर की ये सारी दीवारें मैं अपने हाथ से गिराऊंगा। जैद, प्लीज़। इनाया की जिद अब उसके कांपते होंठों में पिघलने लगी थी। जैद का वह नज़दीकी एहसास, उसके सीने की तपिश और उसके जिस्म की वह पुरानी महक इनाया के अंदर उस जज्बात को जगा रही थी जिसे वह 2 सालों से दबाई बैठी थी। जैद ने अपना एक हाथ दीवार से हटाया और अपनी उंगलियों को इनाया की नाजुक कमर पर रख दिया। वाइन रंग के उस शिफॉन के कपड़े के आर पार जैद की उंगलियों का वह सख्त छुअन इनाया के जिस्म में बिजली की तरह दौड़ गई। तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो? जैद ने अपनी नाक को इनाया के गाल के बिल्कुल करीब लाते हुए कहा। उसकी उंगलियों ने इनाया की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी और कस दी, जिससे इनाया के मुंह से एक बेबस, मदहोश कर देने वाली सिसकी निकल गई। तुम्हारी धड़कनें तो कुछ और ही कहानी सुना रही हैं मेरी जान। इनाया ने कांपते हुए अपने हाथ जैद के सीने पर रखे, लेकिन उसे पीछे धकेलने की बजाय उसकी उंगलियां बेसाख्ता जैद की शर्ट को कसकर मुट्ठी में जकड़ती चली गईं। 2 साल इनाया। जैद ने अपने ओंठ इनाया की कान की लौ के बिल्कुल पास ले जाकर कहा। इन 730 रातों में मैंने सिर्फ उस एक पल का इंतज़ार किया है जब तुम कानूनी और रूहानी तौर पर सिर्फ मेरी हो जाओगी। अब अगर खुदा भी नीचे आ जाए तो अगले शुक्रवार को तुम्हें मेरी होने से नहीं रोक सकता। जैद के ओंठों ने इनाया की गर्दन को उस जगह छुआ जहाँ 2 साल पहले उसने अपनी पहली मोहर लगाई थी। आज का वह स्पर्श किसी डरे हुए आशिक का नहीं, बल्कि एक ऐसे हाकिम का था जिसने अपनी रियासत पर हमेशा के लिए कब्जा कर लिया हो। इनाया के घुटनों से जान निकल गई। वह पूरी तरह जैद के सीने से लगकर पिघल गई। उसकी सारी जिद, उसका सारा गुरूर और वो 2 साल की खामोशी जैद के इस एक
खौफनाक और बेपनाह रोमांटिक अल्टीमेट के आगे आंसुओं में बह गई। उसे समझ आ गया था कि अब उसका वजूद सिर्फ और सिर्फ जैद की इस सुलगती हुई पनाह में ही मुकम्मल होना था। शुक्रवार का दिन हवेली की चौखट पर किसी तयशुदा मुकद्दर की तरह आ पहुंचा। उस रात की सुलगती हुई पनाह में इनाया ने जो हार मानी थी, उसने जैद के लिए जीत के सारे दरवाजे खोल दिए थे। रजीना बेगम ने भी जैद की आंखों में वह जिद और इनाया की खामोश रजामंदी देख ली थी, जिसके बाद हवेली में किसी और के फैसले की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मैच कुछ ही दिनों में हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया और आज उस हवेली के सबसे बड़े और शांत हिस्से में, जैद के कमरे में, इनाया सुर्ख लाल रंग के भारी कश्मीरी जोड़े में सिमटी हुई बैठी थी। कमरा आज बिल्कुल बदला हुआ था। जहाँ कभी आर्किटेक्चर के ब्लूप्रिंट्स, नीली स्याही की बोतलें और सिगरेट के धुएं की महक हुआ करती थी, आज वहाँ मोगरे, लाल गुलाब और जैद के मध्यम कोलोन की एक मदहोश कर देने वाली खुशबू तैर रही थी। बाहर मेहमानों का शोर अब पूरी तरह शांत हो चुका था। रात अपने सबसे गहरे और एकांत पहर में दाखिल हो रही थी। फूलों से सजे उस बड़े से बिस्तर पर बैठी इनाया का दिल किसी डरे हुए परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उसके कांपते हाथों की मेहंदी में जैद का नाम छिपा था, लेकिन उसके ज़हन में अभी भी जैद का वही सख्त, हुक्म चलाने वाला और बेकाबू रूप हावी था। उसे याद आ रहा था कि कैसे जैद ने उसे छत की मुंडेर पर जकड़ा था, कैसे हॉस्टल की जाली के पास अल्टीमेट दिया था और कैसे उस रात दीवार से लगाकर अपना हक छीना था। इनाया का नादान दिमाग सोच रहा था कि जब जैद बिना रुखसती के इतना हावी और खौफनाक हो सकता है, तो आज रात जब वह कानूनी और रूहानी तौर पर पूरी तरह उसकी हो चुकी है, तो जैद का जुनून किस कदर उस पर कहर बनकर टूटेगा। इन्हीं ख्यालों के बीच दरवाजे की कुंडी खुलने की क्लिक की आवाज़ पूरे कमरे के सन्नाटे में गूंजी। इनाया के पूरे जिस्म में एक बर्फीली सी सिरहन दौड़ गई। उसने अपने घूंघट के पार से देखा। जैद कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और कुंडी लगा दी। उसने काले रंग की बेहद खूबसूरत शेरवानी पहन रखी थी। जैद के कदम इनाया की तरफ बढ़ने लगे। उसके कदमों की आहट के साथ इनाया की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने लहंगे के भारी कपड़े को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। वह खुद को किसी खौफनाक और उग्र तूफान के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन वह तूफान नहीं आया। जैद उसके बिल्कुल करीब आकर रुका, लेकिन उसने इनाया को अपनी मजबूत बाहों में नहीं जकड़ा। उसके बजाय एक बेहद खामोश और भारी नज़ाकत के साथ जैद बिस्तर पर इनाया के बिल्कुल सामने बैठ गया। कुछ पलों तक कमरे में सिर्फ उनकी तेज़ सांसों की आवाज़ थी। फिर जैद ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर बेहद नरमी से इनाया के सिर से वह लंबा घूंघट पीछे सरका दिया। इनाया ने कांपती हुई पलकें उठाईं। वह हैरान रह गई। जैद की आंखों में आज कोई गुस्सा, कोई हुक्म या शॉर्ट होने का कोई गुरूर नहीं था, बल्कि उसकी उन गहरी काली आंखों में आज एक ऐसी बेबस दीवानगी, एक ऐसी गहरी प्यास और एक ऐसी रूहानी इबादत थी, जिसे देखकर इनाया का सारा खौफ एक पल में ही पिघलने लगा। जैद ने अपने हाथ आगे किए और इनाया के कांपते हुए मेहंदी से रचे हाथों को अपनी चौड़ी हथेलियों में थाम लिया। उसका स्पर्श आज इतना नरम था जैसे वह किसी कांच की गुड़िया को छू रहा हो। मुझसे अब भी डर रही हो इनाया? जैद की आवाज़ आज वह सर्द फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक ऐसी मखमली और भारी गूंज थी जिसमें सदियों की तड़प छिपी थी। इनाया ने नज़रें झुका लीं और बस इतना ही कह पाई, मुझे लगा आप, तुम्हें लगा कि मैं आज तुम पर उसी तरह हावी हो जाऊंगा, तुम्हें डराऊंगा। जैद के होंठों पर एक बेहद खूबसूरत दर्द भरी मुस्कान उभर आई। उसने इनाया के हाथों को अपने होंठों से लगाया और उनकी हथेलियों पर एक गहरा सुलगता हुआ चुंबन अंकित कर दिया। तुमने मुझे हमेशा एक सख्त और खौफनाक इंसान समझा है इनाया। तुमने मेरी जिद देखी है, मेरा गुरूर देखा है, लेकिन तुम मेरी वो मजबूरी कभी नहीं समझ पाई जो मुझे तुम्हारे आसपास आते ही बेकाबू कर देती थी। जैद थोड़ा और करीब खिसका। उसकी सांसों की वो जानी पहचानी गर्माहट इनाया के चेहरे को छूने लगी। जब इंसान को अपनी सबसे कीमती चीज़ छिन जाने का डर होता है, तो वह उसे छुपाने के लिए सख्ती का पर्दा ओढ़ लेता है। तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो इनाया। अगर मैं वह सख्ती ना दिखाता, तो शायद मैं बहुत पहले ही सारे उसूल तोड़कर तुम्हें अपना बना चुका होता, और मैं तुम्हारी मासूमियत को अपनी जल्दबाजी की आग में जलाना नहीं चाहता था। इनाया की आंसुओं से भरी हुई आंखें छलक पड़ीं
उसके अंदर का वह सारा खौफ जो उसने सालों से पाल रखा था, जैद के इन चंद लफ्ज़ों की तपिश में बह गया। जैद ने अपना एक हाथ इनाया के गाल पर रखा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। आज के बाद इस कमरे में कोई हाकिम और कोई रियासत नहीं है मेरी जान। आज सिर्फ एक प्यासा मुसाफिर है और उसकी मंजिल है। इनाया ने पहली बार बिना किसी झिझक के अपनी नज़रें उठाईं और सीधे जैद की सुलगती हुई आंखों में देखा। उस एक नज़र में इनाया की पूरी रजामंदी थी, उसकी वो बेपनाह मोहब्बत थी जिसे उसने 2 साल हॉस्टल की जाली के पीछे छिपाए रखा था। उसने बेसाख्ता अपने दोनों हाथ जैद के चौड़े सीने पर रख दिए और अपनी उंगलियों से उसकी शेरवानी के बटन को हल्का सा छुआ। जैद के सब्र का आखिरी धागा इसी एक मासूम स्पर्श से टूट गया। उसने इनाया को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और उसे बेहद नरमी से बिस्तर के नरम गद्दों पर लिटा दिया। इनाया की भारी लाल जोड़े और जैद की शेरवानी की बीच की दूरियां अब ख़त्म हो रही थी। जैद का चेहरा इनाया के चेहरे के बिल्कुल ऊपर था। उसने अपनी उंगलियों से इनाया के भारी गहने को धीरे धीरे अलग करना शुरू किया, जैसे वह किसी मुकद्दस पवित्र चीज़ को उसके बोझ से आज़ाद कर रहा हो। जैद, इनाया के गले से एक मीठी मदहोश कर देने वाली सिसकी निकली जब जैद के होंठों ने उस कंसीलर के पीछे छिपे पुराने निशानों की जगह पर उसकी कॉलर बोन पर अपने होंठों की नई तपती हुई मोहर लगाई। जैद का स्पर्श आज कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा था। उसकी हर छुअन में एक ऐसी काव्यात्मक गहराई थी जो इनाया के जिस्म के साथ साथ उसकी रूह को भी सहला रही थी। उसके होंठों की गर्माहट इनाया की पलकों, उसके कांपते गालों और आखिरकार उसके इंतजार करते होंठों पर आकर ठहर गई। वह एक खौफनाक कब्जा नहीं था, वह एक ऐसा बोल्ड और साहसिक मिलन था जिसमें 2 अधूरे वजूद एक दूसरे में घुलकर मुकम्मल हो रहे थे। इनाया ने अपने हाथों को जैद के बालों में उलझा दिया और ख़ुद को पूरी तरह से उसकी मोहब्बत की आग में सौंप दिया, जिसके लिए वह अनजाने में ही सही लेकिन हमेशा से बनी थी। कमरे के बाहर रात कितनी ही खामोश और सर्द क्यों न थी, उस कमरे के अंदर 2 रूहें अपने इश्क के नादों को एक मुकम्मल और रूहानी इबादत में तब्दील कर चुकी थीं। जैद की बाहों में सिमटी इनाया अब जान चुकी थी कि वह सख्त दिखने वाला इंसान असल में उसका महफूज और खूबसूरत सवेरा था। तो दोस्तों, ये थी जैद और इनाया की कहानी हम दीवाने। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।